नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टॉल का किया अवलोकन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट शुरू होने पर दी शुभकामनाएं। कहा, सबके कल्याण और सुख के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व स्तर पर समावेशी और साझा प्रगति को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली पुलिस को मिली नई सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर, पूर्वोत्तर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में आई 80% की कमी। रक्षा मंत्री का एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का स्वदेशी विकास जरूरी। डीआरडीओ के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान का किया दौरा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा संदेश। ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होकर संथाली अस्मिता को दिया राष्ट्रीय सम्मान। संविधान के संथाली अनुवाद की खुलकर की सराहना। का संथाली भाषा का संरक्षण और उसका डिजिटल उपयोग ही आने वाले भारत की असली ताकत। इंडिया एआई इंपैक्ट सम्मेलन 2026 दिल्ली में शुरू हो गया है। 5 दिन का ये सम्मेलन किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन वैश्विक एआई कार्य योजना में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच है। ये भारत को वैश्विक एआई सहयोग में संयोजक और भागीदार के रूप में भी स्थापित करेगा, जो सार्वजनिक हित के लिए साझा मानकों, सहयोगी ढांचे और समाधानों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के साथ 16 से 20 फरवरी 2026 तक हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस एआई एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर अलग अलग स्टॉल का अवलोकन किया और एआई से जुड़े अलग अलग प्रदर्शनों को सराहा। उन्होंने भारत जेन से लेकर सर्वम एआई और कई स्टार्टअप्स के नए एआई पहल और प्रोटोटाइप को देखा और उनके बारे में चर्चा की। समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। इंडिया एआई इंपैक्ट सम्मेलन 2026 3 मूलभूत स्तंभों या सूत्रों के जरिए निर्देशित है, जो एआई पर वैश्विक सहयोग के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। और ये सूत्र हैं लोग, ग्रह और प्रगति, यानी पीपल, प्लैनेट और डेवलपमेंट। सम्मेलन में चक्र या कार्य समूहों में चर्चा आयोजित की जाएगी, जो 7 परस्पर जुड़े विषयगत क्षेत्रों पर आधारित है। इन 7 चक्रों में मानव पूंजी, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई शामिल है। 20 देशों के वैश्विक नेताओं का सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज, साथ ही स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पारमेलिन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डुक सुकूफ, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके, सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिले और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। बोलीविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुआना, कजाकिस्तान, साथ ही सर्बिया और स्लोवाकिया के नेता भी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल भी सम्मेलन में भागीदार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत एआई इंपैक्ट सम्मेलन देश के जनहितैषी और लोकतांत्रिक एआई भविष्य को आकार देने का अग्रणी प्रयास है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में
उन्होंने कहा कि ये भावना सम्मेलन की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को प्रदर्शित करती है। एआई के विकास के केंद्र में सर्वजन हिताय और सुलभता और वैश्विक सहयोग को रखकर भारत विकसित देशों की तकनीकी शक्तियों को विकासशील देशों के पैमाने और दक्षता से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर समावेशी और साझा प्रगति को बढ़ावा देगा। पिछले साल पेरिस में आयोजित एआई एक्शन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एआई को मानव केंद्रित और जवाबदेह होना चाहिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था देश की मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल लोगों से संचालित हो रही है। आज आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 के उपग्रह कार्यक्रम के सत्र के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में लगभग 90% हिस्से में 5G का कवरेज है, जिससे नागरिक डिजिटल रूप से कुशल हो गए। We as a country are very openly adapting new technologies. We have a very large digitally skilled population. We have one digital highway. Basically, our 5G covers practically 90% of the entire country. So our people are in a sense digitally native. So that's why adapting to new technologies is like fish taking to water. And we from the government are making all the efforts to facilitate reskilling, upskilling, and new skilling. So in all the three ways, our existing workforce should be reskilled, our people should get upskilled, and a new talent pipeline should get created. That's the thought process with which we are working. उन्होंने कहा कि सरकार उभरती टेक्नोलॉजी के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए कौशल विकास और नई प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक प्रभावों के बारे में उन्होंने कहा कि कृषि, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, नई सामग्रियों की खोज और उत्पादकता जैसे क्षेत्रों में एआई अपार अवसर प्रदान कर रहा है। Throughout the country, we'll be opening these content creators labs. We of course have partnerships with the entire industry. And like what we did in semiconductors, where we have world's best tools are now available to the students in 315 universities. And like what we did in telecom, where 100 universities have world's best 5G labs. So similar stuff we are going to do here, where the students will get access to world's best tools so that this entire pipeline keeps getting updated, keeps getting broader, the talent pipeline, and the people who are already working in the industry, they get an opportunity to upskill themselves. मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर, पूर्वोत्तर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से हिंसा 80% कम हो गई है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इन क्षेत्रों से हिंसा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि 11 राज्यों में माओवादी आतंक हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रहा है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एकीकृत मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि एकीकृत मुख्यालय का निर्माण अनुमानित 345 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और ये देश में मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे उन्नत केंद्रों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर में आधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पूरे देश के पुलिस विभागों के लिए एक आदर्श विशेष प्रकोष्ठ मुख्यालय के रूप में उभरेगा। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 325 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और
आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा और पूरी देश की पुलिस के लिए एक आइडियल स्पेशल सेल हेडक्वार्टर बनकर उभरेगा। उसका मुझे पूरा विश्वास है। गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने देश भर में कई बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच के अलावा मादक पदार्थों के गिरोह, नकली भारतीय मुद्रा रैकेट और साइबर अपराध के मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की गईं, जिनमें 3 नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत भी शामिल है। उन्होंने सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 857 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक एकीकृत कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सेंटर दिल्ली की जनता को समर्पित किया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसके पहले चरण का लोकार्पण करने का काम भी हुआ है। लगभग 857 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर C4I दिल्ली की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 11 जिला स्तरीय C3I केंद्र और 75 स्थाना स्तरीय C2I इकाइयां भी इसके साथ एकीकृत होगी। 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान का दौरा किया और स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकास से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने भारत की एरो इंजन प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों पर चर्चा की। इस दौरान उन्हें विकास के अधीन विभिन्न परियोजनाओं, भारतीय उद्योग शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग और सशस्त्र बलों को दिए जा रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री स्वदेशी इंजनों और उनके घटकों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी में भी गए। दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जितनी तेजी से बदल रही है उससे भी आप परिचित हैं। सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रहे हैं, नए इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं और ऐसे में जिस देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी वही देश सेफ रहेगा, वही देश सिक्योर रहेगा और वही देश सस्टेन कर पाएगा। हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा। हम कभी 5th जनरेशन के इंजन तक सीमित नहीं रह सकते। 6th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग जानते हैं और उसमें जो मदद होगी हम लोगों की वो मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उस पर रिसर्च हर समय की मांग है और जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यू मटेरियल का प्रयोग बढ़ रहा है। हमें अब कैसे उनसे आगे रहना है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पंडित रघुनाथ मुर्मू को याद किया। राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में संविधान के अनुवाद की सराहना की और इसके संरक्षण और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतवर्ष में अनेक जनजातीय समुदाय है
उनमें से संथाल एक जनजाति है। संथाल समुदाय के लोग देश के अनेक राज्यों के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों में भी निवास करते हैं। संथाल समुदाय की अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति है, लेकिन पहले संथाली भाषा की अपनी लिपि नहीं होने के कारण रोमान, देवनागरी, ओडिया, बंगाली आदि लिपियों में उसे लिखा जा रहा था। नेपाल, भूटान, मॉरिशस में रह रहे संथाल समुदाय के लोग भी उन देशों में प्रचलित लिपियों में संथाली भाषा लिखा करते थे। इन लिपियों में संथाली भाषा के मूल शब्दों का उच्चारण सही रूप से नहीं हो पाता था। 1925 में ओडिशा में मयूरभंज जिले के अंतर्गत रायरंगपुर के निकट डांडवस गांव में जन्मे इतिहास पुरुष पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया। उसके उपरांत संथाली भाषा के लिए ओल्चिकी लिपि का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भाषा न केवल संवाद का साधन है, बल्कि ये संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और सामाजिक पहचान की संरक्षक है। ये पीढ़ियों तक ज्ञान, लोकगीत और मूल्यों का प्रसार करके सामाजिक एकता बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि किसी भी लिपि का शताब्दी समारोह मनाना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भाषा जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी ओल्चिकी को पहचाना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ओल्चिकी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पहले अंग्रेजी एवं हिंदी में भी उपलब्ध थी। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भारतीय भाषाओं में ये सुविधा प्रदान की गई है। संथाली भाषा में राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट ओल्चिकी लिपि में है। ओल्चिकी के शताब्दी वर्ष समारोह अगले कुछ दिनों में संपन्न हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी इस लिपि के प्रचार प्रसार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का 13वां खंड राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, रक्षा, वैमानिकी, गुणवत्ता आश्वासन सेवा और भारतीय व्यापार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन से उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के अधिकारी जिस जुनून के साथ काम करते हैं वो एक ऐसी ताकत है जो कल के भारत को बदल सकती है। मणिपुर के चंदेल और तेंगनोपाल जिलों के नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने बताया कि वो राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वो फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों के दौरान भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली में इस वर्ष होने वाले हज के लिए हज प्रतिनिधियों के लिए अभिविन्यास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आयोजन किया। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम हज 2026 की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके दौरान लगभग 1,75,000 भारतीय जायरीन सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। जायरीनों को आवश्यक प्रशासनिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हज अधिकारियों को 2.5 महीने की अवधि के लिए सऊदी अरब में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की देखरेख में तैनात किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। हजारों फूलों से सजा प्रकृति की सुंदरता से रूबरू कराता अमृत उद्यान जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस शानदार झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।